हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में देखेंगे जिन बच्चों ने ज्योग्राफी को लिया होगा, जो कि बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे होंगे और उन्होंने एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी कोई भी रूप में ज्योग्राफी पेपर को लिया है ना, तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्लाइमेट जो होता है ना, क्लाइमेटोलॉजी, वो क्या होता है। इन चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जलवायु विज्ञान क्या है, जलवायु विज्ञान को प्रभावित करने वाला कौन कारक है, यानी जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज उसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे, यानी कि उससे जो संबंधित जो भी चीज़ें हैं ना, उसको आज के वीडियो में हम बता देंगे। उसके बाद दो थ्योरी इसके ऊपर पढ़ाएंगे बाद में हम लोग। तो उसके बाद दो थ्योरी अगर कर लीजिएगा तो ये जलवायु विज्ञान का जो मेन कोर सब्जेक्ट है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसको आप करके रख लीजिएगा, यानी कि आपका हो गया रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब के चीज़ों को शुरू करते हैं और समझते हैं। चीज़ों को समझने पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे समझना ज़्यादा है और लिखना कम है। ठीक है, तो पहली बात है ये समझिए, जलवायु विज्ञान जो है ना, ये क्या है आखिर, इसके मतलब को पहले समझिए। ठीक है, तो जलवायु विज्ञान जो है शब्द अंग्रेजी के क्लाइमेटोलॉजी से निकला हुआ है। ठीक है, यानी क्लाइमेटोलॉजी जो है उसी का हिंदी नाम होता है जलवायु विज्ञान। तो देखिए, जलवायु विज्ञान जो है, क्लाइमेटोलॉजी जो वर्ड है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड जो है क्लाइमा और लोगस से हुई है। ठीक है, तो क्लाइमा का अर्थ होता है पृथ्वी की ढाल या अक्षांश, यानी पृथ्वी की अक्षांश जो है या ढाल जो है, उसी को बोलते हैं क्लाइमा। और लोगस का अर्थ होता है कि विज्ञान का अध्ययन हो, यानी वो विज्ञान जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी कुल मिलाकर ये बातें अगर कहें कि जलवायु विज्ञान का अर्थ क्या हुआ, तो अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं जलवायु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो विभिन्न स्थानों पर जलवायु संबंधित दशाओं का अध्ययन करती है। यानी कि सीधा मतलब ये है कि जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं। अब इसको अगर समझना हो ना, तो डायरेक्ट ये समझिए कि विभिन्न स्थान, जैसे भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, कोई भी देश है, तो उसके जो जलवायु है उसके किस तरह से परिवर्तित होते हैं या उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, उसका जो अध्ययन हम लोग करते हैं ना, उसी को बोलते हैं जलवायु विज्ञान। ठीक है, तो सीधा सीधा मोटा मोटी बात यही है। अब आ जाइए, इसकी परिभाषा कुछ है, उसको देखिए। तो परिभाषा में पहला है रिले और स्पोल्टन का। ठीक है, रिले और स्पोल्टन का परिभाषा क्या है, इन्होंने जलवायु विज्ञान को किस तरह परिभाषित किया, उसको देखिए। तो जलवायु विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत दीर्घ काल तक की मौसमी दशाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि रिले और स्पोल्टन कहते हैं कि जलवायु विज्ञान के द्वारा हम लोग जो है ना, दीर्घ काल तक, यानी कि एक लंबे समय तक मौसम में जो चेंजेज आते हैं या जो परिवर्तन होता है, उसी का अध्ययन हम लोग करते हैं। इसी को बोलते हैं जलवायु विज्ञान। ये इनका स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा जो परिभाषा इससे रिलेटेड है, उसको भी देख लीजिए लगे हाथ, ऑस्टिन मिलर का है। ठीक है, उनके अनुसार जलवायु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मौसम के सामान्य दशाओं का अध्ययन करते हैं। यानी देखिए, एक व्यक्ति बोल रहा है कि दीर्घकालीन दशाओं का अध्ययन करते हैं और एक बोल रहा है सामान्य दशाओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि सीधा मतलब ये है, दोनों एक ही बात बोल रहा है कि मौसम से संबंधित जो घटनाएं घटित होती है उसका जो अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जलवायु विज्ञान। अब देखिए, इस तरह इसको समझिएगा। अभी आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम है हमारे यहाँ, कभी ठंडा का मौसम होता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी जो है एकदम बारिश का मौसम होता है। तो ऐसे मौसम जो होते हैं, यानी कि ये जो परिवर्तन होता है समय के अनुसार मौसम का, इसका अध्ययन जो किया जाता है ना, वो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी परिवर्तन होते हैं वो जलवायु विज्ञान के ही अंतर्गत यह कारण होते हैं। इतनी बातें अगर आप समझ गए तो मतलब कि चीजों को आपने समझा है। अब आ जाइए, हम लोग एक एक करके चीजों को पढ़ते हैं और इसको देखते चलेंगे। प्रत्येक स्थान की जलवायु कभी भी एक जैसी नहीं होती है। यानी कि मान लीजिए, अभी आपके घर में ही देखिए, कभी हो सकता है कि बारिश होगा, और हो सकता है कि जो आप कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा हो तो वहाँ बारिश नहीं हो। यानी एक समय पर जरूरी नहीं है कि पूरे भारत में बारिश होता है। आपने देखा होगा कि आपके घर के पास बारिश हुआ और वही आपके घर से कुछ दूर एक गांव है या दूसरा गांव है, तो वहां पे देखिएगा बारिश नहीं हुआ। यानी एक समय पर एक ही जगह एक जैसा मौसम नहीं हो सकता है। ये बात होता है जलवायु विज्ञान में। ठीक है, जिसका एक कारण उन तत्वों से है, यानी कि ये
क्यों नहीं होता है? तो इसका मुख्य कारण ये है ना, जिससे हमारा जलवायु बना है ना, उसी की वजह से ये सब होता है। तो आखिर जलवायु बना कैसे है, तो उसको प्रभावित करने वाला कौन कारक है, उसी को अब देखेंगे हम लोग, ठीक है। यह तत्व भी समय समय के साथ बदलता रहता है, इसी कारण किसी स्थान की जलवायु और मौसम में अंतर होता है। यानी कि हमारे लिए जलवायु जो परिवर्तन होता है ना, यानी कि कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी कुछ तो कभी कुछ, जो परिवर्तन होता है आप देखते हैं, तो ये जो परिवर्तन होता है ना, यही जलवायु की वजह कर होता है। तो ये जलवायु आखिर होता क्या है, ये परिवर्तन उसमें कैसे होता है, अब उसको समझने का प्रयास कीजिए। यानी कि उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन है, यानी जलवायु को कौन वैसे कारक हैं जो प्रभावित करता है, जिसके कारण वो जो है जलवायु में परिवर्तन होती रहता है, इसको समझना होगा अब यहाँ से, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, पहला कारक होता है अक्षांश। पहले समझिए अक्षांश होता क्या है। ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसको भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री लाइन कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर यानी उत्तर में जो भी रेखाएं खींची जाती है, काल्पनिक रेखाएं, और दक्षिण में जो भी काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। यानी अक्षांश रेखा वो रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है, यानी पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई रहती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद ये अक्षांश रेखा का क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अब उसको समझिए। तो देखिए, कोई भी देश, मान लीजिए ये हमारा भारत है, ये किस अक्षांश पे आप जानते हैं? तो ये देखिए, हमारा भारत जो है यह भी अक्षांश रेखाओं के बीच में, जबकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच निकलती है। जब भारत का भूगोल पढ़ाएंगे तो वहां हम समझाएंगे, लेकिन यहाँ समझिए कि भारत से भी जो है अक्षांश रेखा गुजरती है। एक बात ये समझ गए। दूसरी बात, अब अक्षांश रेखाओं का रूल बता देते हैं। ये मान लीजिए आपका सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य क्या होता है जानते हैं? इसकी जो चमक है, यानी कि ये पृथ्वी जो हमारा है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी मान लीजिए ये सूर्य आपका है, ये आपका सन है, ठीक है। ये एक जगह स्थिर है और पृथ्वी जो है ना, ये यही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर जब लगाता है ना, तो ये जो पृथ्वी है, अब इसको देखिए, पृथ्वी का ही बड़ा रूप बना दिए। ये जो इसका 0 डिग्री लाइन है, ये सूर्य के डायरेक्ट सामने पड़ता है, ठीक है, एकदम सामने, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं। 0 डिग्री जो पृथ्वी का लाइन है यानी भूमध्य रेखा, वो सूर्य के एकदम डायरेक्ट पड़ता है, यानी सामने पड़ता है। इससे क्या प्रभावित होता है कि या जहां पे मान लीजिए कि आप एगो टॉर्च ले लीजिए, अभी इस तरह समझिएगा, एगो टॉर्च आप ले लिए, टॉर्च को जलाइए, जहां पे डायरेक्ट लाइट पड़ेगा ना, वहां पे ज्यादा इंजोर करेगा, यानी लाइट आपको ज्यादा दिखेगा, साफ दिखेगा। वही टॉर्च को थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए, ये टॉर्च आपका है, इसको आप थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए। जब इसको तिरछा कर दीजिएगा तो इसका लाइट ऐसे ऐसे फैल जाएगा। तो सूर्य भी इसी तरह का काम करता है बच्चों, जो कि वो क्या करता है, सूर्य जो है जहां जहां ये तिरछा पड़ता है, जैसे इस तरह पड़ेगा सूर्य का प्रकाश, तो इधर ये तिरछा पड़ेगा, नीचे भी पड़ेगा तो तिरछा पड़ेगा, लेकिन बीचों बीच जब पड़ेगा ना तो ये एकदम डायरेक्ट पड़ेगा। और जहां सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है वहां गर्मी ज्यादा होता है, ठीक है। तो यही होता है क्लाइमेट चेंज का कारण। यानी भूमध्य रेखा वाला जो इलाका होता है ना, वहां गर्मी सबसे ज्यादा होता है। भूमध्य रेखा से जैसे ऊपर जाइएगा तो वहां गर्मी कम होगा, जैसे नीचे जाइएगा वहां गर्मी कम होगा। लेकिन बीचों बीच वाला इलाका जो है, ये वाला इलाका जहां पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है, वो बहुत गर्मी वाला होता है। यानी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। इतना आप समझ गए, अक्षांश रेखा भी समझ गए। अब इसको पढ़ देते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण होता है अक्षांश रेखा, ठीक है। अक्षांश रेखा पृथ्वी के चारों ओर घिरी हुई एक काल्पनिक रेखा होती है, जो कि हम अभी तुरंत बताया आपको। पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि सूर्य का इस पे लंबवत किरण पड़ता है, किस पे, भूमध्य रेखा पर, जिसके कारण जो होता है ना, भूमध्य रेखा वाले इलाके में गर्मी बहुत होता है। यानी कि देखिएगा, जो भूमध्य रेखा वाले इलाके में जो भी शहर पाया जाता है या देश पाया जाता है ना, वहाँ के लोग ज्यादातर काले होते हैं। क्यों भाई? गर्मी की वजह से, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा वहाँ पे गर्मी ज्यादा होता है, ठीक। उसके बाद देखिए, जिसके कारण वहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे आप बढ़िएगा तो वहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जो अभी तुरंत बताया आपको। तो वहाँ पे क्या होगा, गर्मी कम होगा और ठंडा ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अक्षांश रेखाओं के कारण ही दिन और रात का समय जो होता है ना, उसका भी निर्धारण अक्षांश रेखा ही करता है। यानी दिन अगर 12 घंटे का है या रात अगर 12 घंटे का है, तो वो भी
अक्षांश रेखा के ही वजह से होता है। तो इतना चीज आप समझ गए होंगे, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चूंकि हमने एकदम थियोरेटिकली आपको बताया है, प्रैक्टिकली आपको समझाया है। ठीक है, तो वो टॉर्च वाला उदाहरण याद रखिएगा, उसी तरह से आपको ध्यान में रख लेना है बात को, और एगो भूमध्य रेखा याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको प्रभावित करने वाला दूसरा कारक क्या है, पवनों के प्रवाह की दिशा, यानी कि जो हवा होती है ना, हवा को ही पवन बोलते हैं। इसका जो प्रवाह यानी कि हवा जिस तरफ बहेगी उधर ही मतलब जो है गर्मी और ठंडा का प्रभाव पड़ता है। यानी जलवायु परिवर्तन के लिए हवा का बहना भी एक प्रमुख कारक के रूप में जाना जाता है। तो अब इसको इस तरह समझिए, पवनों के प्रवाह की दिशा के कारण भी जलवायु प्रभावित होता है। जो पवनें ठंडे भागों से होकर आती है वह तापमान को कम कर देती है, और जो गर्म भाग से आती है वह तापमान को बढ़ा देती है, जिससे कि स्थलीय और जलीय भागों में तापमान में अंतर देखने को मिलता है। अब देखिए इसको इस तरह बताते हैं, ये आपका मान लीजिए कि ये गलती हो गया, रुकिए, ये मान लीजिए हमारा देश है, ठीक है, भारत। ये ऊपर वाला इलाका नहीं बना है, ये भी आप मान लीजिए ना, ऊपर वाला भी यही है, भारत ही है। ठीक है, और मान लीजिए कि ये नीचे वाला जो अरब सागर है, यहाँ से जो हवा चलेगी यानी वायु जो चलेगा, ये ठंडा हवा है। मतलब मान लीजिए ये ठंडा हवा जा रही है, तो ठंडा हवा जैसे ही भारत में प्रवेश करेगी, भारत के जिन क्षेत्रों में, तो उस क्षेत्र का वातावरण कैसा होगा, ठंडा हो जाएगा, यानी वहाँ का तापमान थोड़ा कम हो जाएगा। यही मान लीजिए ये हवा इधर से पास हो या कहीं से भी पास हो, ये मान लीजिए ये बंगाल की खाड़ी से हवा पास हो, ठीक है, भारत में, और ये हवा गर्म हो यानी कि गर्मी वाला हवा जाए, तो क्या होगा, इस क्षेत्र का वातावरण डायरेक्ट बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगी। तो ठीक है, तो यानी पवन की दिशा के कारण जलवायु का परिवर्तन भी होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यानी मौसम चेंज जो होता है वो हवा की दिशा के कारण भी होता है। ठीक है, यानी कि जैसी हवा की दिशा होगी वैसे इसका परिवर्तन होगा। यानी कि ठंडी हवा अगर चलेगी तो मौसम क्या होगा, ठंडा रहेगा। अगर यही गर्म हवा चलेगी तो मौसम क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम समझाए थे, वही चीज आपको बता दिए। ठीक है, अब अगले टॉपिक को देखिए, सागर तल से ऊंचाई। यानी सागर तल का मतलब क्या होता है जानते हैं, ये मान लीजिए आपका समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, और समुद्र के बगल में जो भी शहर है, ये मान लीजिए समुद्र के बगल में बसा हुआ शहर है। तो ये देखिए जितने ऊंचाई पर ये समुद्र से जितने ऊंचाई पर ये शहर बसेगा, उसमें जो है ना वहाँ उस पर ठंडा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि यानी सीधा मतलब ये है, जो शहर समुद्र तल से जितना ऊंचा होगा वो ज़्यादा ठंडा शहर होगा, और जो शहर समुद्र तल से जितना नीचे होगा यानी कि कम ऊंचाई पर होगा वो उतना ही गर्म शहर होगा। ठीक है, अब उसी को समझिए थोड़ा सा। अब यहाँ से देखिए देखिए सागर तल से किसी भी स्थान की जलवायु पर सागर तल से उसके ऊंचाई मतलब उसके उस स्थान की ऊंचाई का प्रभाव देखने को पड़ता है। सागर तल से जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है, यानी कि वहाँ पे ठंडा होता है। यानी ऊंचाई बढ़ने पर वायु हल्की हो जाती है, और हल्की वायु के कारण तापमान कम होता है। इस प्रकार जो स्थान होते हैं वो तल से जितने ऊंचे होंगे उतना वह ठंडा होगा, और तल से जितने कम ऊंचे पे होंगे कोई भी स्थल वो ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सागर का मतलब होता है समुद्र, समुद्र से जो भी जगह जितना ऊंचा होगा वो उतना ठंडा होगा, और जो जितना नीचे रहेगा वो उतना गर्म रहेगा। यानी कि देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाला तीसरा कारण जो है वो समुद्र तल की ऊंचाई भी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है पर्वतीय श्रेणियों की दिशा। यानी देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा जो प्रमुख कारण माना जाता है ना, वो पर्वतीय श्रेणियों की दिशा भी है। ये देखिए आप भारत के ऊपरी इलाके में देखिएगा, इसी तरह से आप देखिएगा 4 श्रेणियाँ, यानी कि हिमालय की 4 श्रेणियाँ बिखरी हुई हैं। इसकी दिशा यही है, कैसी है, तो पूरब से पश्चिम, यानी पश्चिम से पूरब की ओर इसकी दिशाएं है, ऐसे करके ये मुड़ जाती है। ठीक है, ये पर्वत जो है हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत की दिशा के कारण भी आप देखिएगा इधर से जो भी वायु चलेगा, मान लीजिए इधर से कोई वायु चला तो ये इधर तो ठंडा करेगा, लेकिन क्या इधर भी ठंडा करेगा, इधर ही पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इधर तो ठंडा करते हुए वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इधर नहीं पहुंचेगा, तो इससे क्या रीजन होगा, इसका क्या प्रॉब्लम होगा, तो इधर का जो टेम्परेचर होगा ये गर्म रह जाएगा, बल्कि इधर का ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कोई भी पर्वत की दिशा जो है वह भी टेम्परेचर को प्रभावित करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। अब उसको इस तरह से समझिए, देखिए कि पर्वत श्रेणियों की दिशा वायु पर अधिक प्रभाव डालती है, जिससे यह तापमान को भी प्रभावित करती है। हिमालय पर्वत के दक्षिण भागों पर उत्तर के
शीतल पवन का प्रभाव नहीं पड़ता। वही चीज हम बताएं, जो कि एक तरफ ये हिमालय पर्वत है, इधर मान लीजिए ठंडा हवा चल रहा है, तो इधर नहीं, इसका प्रभाव, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी इधर अगर गर्मी है तो ये गर्मी ही रहेगा, ठीक है, जिससे उसका तापमान उत्तर की ढालों की तुलना में अधिक होता है। इस तरह पर्वत की दिशा जलवायु पर अधिक प्रभाव छोड़ती है, ठीक है। इस बात को भी आप समझ गए होंगे। अगला जो टॉपिक है, अगला जो है उसको देखिए, सागर तल से दूरी। यानी सागर से दूरी यानी समुद्र से जो भी जगह जितना दूर होगा उसके कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, और नजदीक होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब उसको देखिए, ये मान लीजिए आपका समुद्र है, ठीक है, इसी के जगह पर यहाँ पे आपका घर है, और किसी का घर यहाँ पे है, यानी समुद्र से कुछ दूरी पर, यानी ये 200 किलोमीटर की दूरी पर है, मान लीजिए ये 200 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये जो है आपका 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसका प्रभाव जलवायु पर कैसे पड़ता है, यानी आपके मौसम पर कैसे पड़ता है, उसको समझाते हैं। ये जो समुद्र होता है ना बच्चों, समुद्र में जल भरा रहता है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका सूर्य भगवान है, तो सूर्य से किरणें जो आती है समुद्र में, यानी पानी पर, तो पानी का एक नियम होता है, क्या जानते हैं, वो गर्म भी बहुत मतलब देरी से होता है, और ठंडा भी बहुत देरी से होता है, ठीक है। मतलब कि ये जो सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ा, तो ये जल धीरे धीरे गर्म होगा। जब ये गर्म हो जाएगा तब क्या होता है जानते हैं, तो जब ये गर्म होगा तो इससे जो हवाएं चलेंगी इधर से, यानी कि ये जो समुद्र की तरफ से हवा जो चलेगा, इससे क्या होगा, ये गर्म हवा चलेगा, और जो जिसका घर नज़दीक में होगा उसको ये गर्मी का एहसास होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये हवाएं ठंडी हो जाएंगी, यानी कि समुद्र का पानी जब ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ की हवाएं जब चलेगी तो वो ठंडी हवाएं चलेगी, धीरे धीरे वो ठंडा जब होगा तो यहाँ से ठंडी हवाएं चलेगी, ठीक है। तो नज़दीक का जो घर होगा वो क्या होगा, उसको ठंडा लगेगा। वही इसका प्रभाव नज़दीक वाले पर पड़ता है, लेकिन दूर वाले पर कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी नज़दीक वाला जो घर होगा उसके लिए तो ये अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन दूर वाले के लिए ये अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब उसी चीज़ को लिखें, उसको समझा देते हैं। देखिए, स्थलीय भागों की तुलना में जल देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में सागर स्थलीय भागों की तुलना में ठंडा होता है। यानी कि गर्मी का दिन जब आता है ना, देखिए जब समुद्र गर्म हो गया, मतलब गर्मी के दिन में वो गर्म हो गया, ठीक है, तो गर्मी के दिन में जब गर्म होगा, अब हो जाएगा क्या, गर्मी के बाद ठंडा आएगा, तो ठंडा आया तो वो गर्म ही है उसका पानी, चूंकि हम आपको क्या बताया कि उसका पानी जो है, यानी पानी जो होता है वो गर्म होने के बाद ठंडा होने में बहुत दिन या समय लगता है। तो जब वो ठंडा आ जाएगा, ठंडा ऋतु आ जाएगी, तो वो गर्मे है अगर उसका पानी, तो उससे जो हवा चलेगा ना, तो वो गर्म हवा चलेगा, तो उससे क्या होगा, जो कि समुद्र के निकट में जो भी गांव वगैरह होगा वहां पे गर्म हवा होगा, यानी ठंडा के दिन में भी वो लोग गर्मी का एहसास करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे ठंड हो जाएगा, यानी कि ठंडा जब पानी हो जाएगा, तब क्या होगा, गर्मी जब आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि मौसम जब परिवर्तित होकर गर्म हो जाएगा, तब भी क्या होगा, तब ये लोगों के लिए ये ठंडा का दिन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी तुरंत हम बताएंगे, अभी तुरंत इंडिया का रेफरेंस लेके, ठीक है। उसके बाद देखिए, वहीं गर्मी के दिनों में ठंडी के दिनों का सागर स्तरीय भागों की तुलना में गर्म होता है, यानी ठंडी के दिनों में जो है वो गर्म हो जाता है, कौन, पानी, ठीक है। अतः सागर से चलने वाली पवनें जो है गर्मी के दिनों में स्थलीय भागों पर तापमान कम कर देती है, और ठंडे के दिनों में क्या करती है, वो तापमान को बढ़ा देती है, जिससे सागर के निकट वाले जो स्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पे हवाओं का प्रभाव सम रहता है। वही दूसरे जो दूर वाले क्षेत्र हैं वो वहाँ पर इसका प्रभाव विषम पड़ता है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए इस तरह बताते हैं, ये भारत का मैप है, साउथ इंडिया आप जानते हैं, साउथ भारत का ये नक्शा है आपके सामने। ये देखिए इधर है अरब सागर, और इधर है क्या, इधर आपको याद होना चाहिए बंगाल की खाड़ी वाला इलाका है, ठीक है, ये है, और इधर है अरब सागर, दोनों को ध्यान में रखिएगा। ये हो गया आपका अरब सागर, और एक जो कलर है ये वाला, ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर है, ठीक है। ये तीनों तरफ से ये प्रायद्वीप घिरा हुआ है। तब क्या होता है, देखिए जब गर्मी का दिन आता है तो ये सब पानी क्या होगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, पूरा गर्म, इधर भी इधर भी इधर भी सब जगह गर्म हो गया, तो ये गर्म हो गया, तो गर्म होगा, लेकिन जब गर्म हो जाएगा तो अब देखिए इसको ठंडा होने में समय लगेगा, क्योंकि हम बोले कि गर्मी होने के बाद, गर्म होने के बाद ये गर्म ही रह जाता है बहुत दिनों तक। अब देखिए जैसे ही गर्मी खत्म हुआ, ठंडा आया, ठंडा वाला दिन आया, तो ये पानी क्या ठंडा होगा, तुरंत नहीं होगा। तो ये जब यहाँ से हवाएं चलेंगी, इधर से चलेंगी, तो इधर से ठंडा हवा चलेगी, ठीक है, ठंडी हवा। देखिए फिर से समझिए, ये गर्मी के दिनों में ये इलाका पूरा गर्म, ये इलाका पूरा गर्म हो गया। अब देखिए यहाँ से हवा जो चलेगी वो गर्म हवा चलेगी, इधर से भी चलेगी गर्म हवा चलेगी। तब क्या होगा,
ये जो इलाका है ये साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया वाला पार्ट, वहाँ पे क्या होगा ना, ये गर्म हवाएं चलेगी। और जैसे ही ऋतु परिवर्तित होगा यानी कि गर्मी के बाद ठंडा आएगा, तो आपको हम फिर से समझा रहे हैं कि देखिए, जब जो जल होता है वो गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा होने में बहुत दिन लगता है। तब भी जो हवाएं चलेगी वह भी गर्म चलेगी, क्योंकि वो अभी भी पानी क्या है, गर्म है। तो यहाँ पे हवाएं जो गर्म चलेगी उससे क्या होगा, साउथ इंडिया वाला इलाका ठंडा के दिन में भी गर्म रहता है, और गर्मी का दिन जैसे आता है ना, तो ये ठंडा हो जाता है। यही वजह से, क्योंकि इसके तीनों तरफ से ये जलों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यानी हम लोग का गर्मी के दिन में गर्मी हम लोग को लगता है ना, तो साउथ इंडिया में वैसा नहीं है। वहां पे थोड़ा बहुत ठंडे का असर देखने को मिलेगा। लेकिन वही जैसे ही यहाँ पे गर्मी खत्म होगा, तो वहां पे देखिएगा धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखना है, और चीज़ों को हमने समझा ही दिया है। तो आज के वीडियो में हमने कोशिश किया है, जो कि ज्योग्राफी का ये मेन टॉपिक था उसको कराने का। आप कितना समझ पाए ये तो आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके कि आपको कितना समझ में आया। थोड़ा सा अप्लाइड कीजिएगा दिमाग को तो समझ में आ जाएगा, बहुत हार्ड चीज़ नहीं था, ठीक है। जो लिखे हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा तो वह भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप कुछ नहीं कीजिए, इसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, और एग्जाम के टाइम में कुछ नहीं कीजिएगा, आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव कराए हैं ऑब्जेक्टिव को भी देख लीजिएगा ताकि आपको लाभ मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।